पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच पहला दिन। अगर आप किसी को बताएंगे ना कि पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद अब्बास को नहीं खिलाया तो वो कहेगा तू पागल है, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अब्बास अगर नहीं खेल रहा तो वो अनफिट होगा, कोई इंजरी कैरी कर रहा होगा, कोई हल्का सा निगल होगा। लेकिन भाई साहब नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने कंडीशंस की वजह से अब्बास को ड्रॉप किया। आज के दिन में पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की हैं। वेस्ट इंडीज 239 फॉर 5, 239 पे वेस्ट इंडीज के 5 खिलाड़ी आउट हैं। ये 5 खिलाड़ियों की जगह शायद 8 भी आउट हो सकते थे। और अगर हम अच्छी कप्तानी करते, हमारी प्लेइंग 11 बेहतर होती, तो शायद वेस्ट इंडीज को हम ऑल आउट भी कर चुके होते। शुरू से लेके आखिर तक, पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक 74 ओवर्स हुए हैं। मैं आपको पाकिस्तान की कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसमें मेरा कोई ओपिनियन शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान टॉस हारा, वेस्ट इंडीज टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रही है। मैं नोट कर रहा हूं कि बड़ी जल्दी कप्तान बाबर आजम ने तीसरी स्लिप हटा ली है। अच्छा, मैं लाइव बैठा होता हूं, ऑब्वियसली एवरीथिंग इज लाइव, आप सोच के बात नहीं कर सकते, रियल टाइम आपका रिएक्शन है। तो जैसे ही मैंने देखा ना कि तीसरी स्लिप बाबर ने हटा ली है, तो मेरे जहन में आया कि तीसरी स्लिप क्यों हटा ली है, ये तो ड्यूक्स का बॉल है और नया बॉल। पिच रिपोर्ट पे सैमुअल बदरी ने कहा था कि पहला 1 घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्यूक्स का बॉल तो 70 ओवर के बाद हिलता है। जैसे ही ये बात हो रही थी, कोई 2 मिनट के बाद तीसरी स्लिप लगती है और तीसरी स्लिप नहीं होती। एंड गेस व्हाट, आमतौर पे हम देखते हैं ना कि तीसरी स्लिप लगी या दूसरी स्लिप लगी, अगर स्लिप नहीं है तो कप्तान स्लिप ले लेते हैं। लेकिन यहां पे ईगो का मसला। फिर उबैद शाह बॉलिंग करने आए, जिनकी बॉलिंग पे हम अलहदा से बात भी करेंगे आगे जाके। वो किंग की स्लिप लगवाते हैं, ब्रेंडन किंग की, वहां भी तीसरी स्लिप नहीं होती। अच्छा, वहां पे कमेंट्री कर रहे थे एन बिशप, जिनकी कोटेशंस आप शेयर करते हैं ना कि उन्होंने बड़ी तारीफ की बाबर आजम की। जरा आज उनकी कमेंट्री सुनना, वहां पे शायद आपके सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। एन बिशप उस टाइम कमेंट्री बॉक्स में बैठ के पिट रहा था कि तीसरी स्लिप क्यों नहीं है, जबकि एक चांस क्रिएट हो चुका है। वहां पे भी तीसरी स्लिप नहीं आई। फिर उसके बाद तीसरी स्लिप पे तीसरा कैच निकलता है और इस दफा एन बिशप कमेंट्री बॉक्स में चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट डिफेंड दिस कैप्टेंसी। बट पाकिस्तान के कप्तान उस वक्त भी तीसरी स्लिप नहीं लेते। एक बॉल होती है, उसके बाद वो तीसरी स्लिप लेते हैं जाके। मोहम्मद अली के ओवर में जब तीसरी आखिरी स्लिप लगी, अली को हमने देखा कि वो कप्तान से थोड़े, मैं ये तो नहीं कहूंगा रूड तरीके से, थोड़े से फ्रस्ट्रेशन के साथ फील्ड प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। गलती सिर्फ बाबर की नहीं है, गलती अली आपकी भी है। उबैद चलो डेब्यूटेंट है, बच्चा नया, अपनी मर्जी की फील्डिंग ज्यादातर पाकिस्तान जैसी टीम में नहीं लेता। अदरवाइज तो आपका करैक्टर तो तब पता लगता है जब आप डेब्यू भी कर रहे हैं लेकिन आप अपनी फील्डिंग खुद सेट करते हैं। पाकिस्तान ने आज के दिन में इतनी गलतियां की हैं। एक दूसरी गलती आपको बताता हूं। पिछले मैच में आपने देखा हौज ने बड़ी जबरदस्त 84 की बारी लगाई। अगर आपको अर्ली ऑन विकेटें मिल रही हैं, यानी पाकिस्तान ने उनका 49 पे पहला आउट कर दिया था, पार्टनरशिप लग रही थी, लेकिन टेग्नराइन चंद्रपॉल को शॉर्ट डिलीवरी की मोहम्मद अली ने ओवर द विकेट, और पीछे डीप फाइन लेग पे साजिद ने एक बड़ा रेगुलर आसान कैच पकड़ा। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आते हैं ना केविन हॉज, जिन्होंने पिछले मैच में 84 की बारी लगाई, गेस व्हाट, जब हॉज साहब बैटिंग करने आते हैं तो पाकिस्तान ने उसके लिए फील्डिंग ओपन रखी हुई थी। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर डालने की हमने कोशिश नहीं की, और उसको हमने बकायदा यहां पे सेट होने का टाइम दिया कि हौज भाई आप यहां पे भी सेट हो जाएं, और अगर आपने यहां पे भी हमारे अगेंस्ट बारी लगानी है तो आप लगा लें। जो गलती पिछले मैच में पाकिस्तान ने की, कुछ वैसी ही गलतियां इस मैच में हमने रिपीट की। दिन
कि पहले ओवर से लेके आखिरी ओवर तक आप देख लें। अब आगा को एक ओवर के लिए लाया गया, हम लाइव देख रहे थे, हमें पता था कि ये एक आधा ओवर रह गया है। यहां पे मैं हैरान था कि आगा शायद अपना पहला और आखिरी ओवर आज का कर रहा है। आगा जब बॉल करने आया है फिर भी लॉन्ग ऑन पीछे था। यहां पे आगा की अपनी भी गलती है, मतलब आगा तो चलो सीनियर प्लेयर है, वो तो अपनी अपनी फील्डिंग अपने पसंद की उसको लेनी चाहिए कि बॉल मेरे हाथ में है, मैं अपनी फील्ड प्लेसमेंट डिसाइड करूंगा। दिन का आखिरी ओवर साजिद खान ने करवाया, तब भी लॉन्ग ऑन पीछे था। मतलब मैं जो क्रिकेट देख के बड़ा हुआ हूं ना, उसमें दिन के आखिरी पौने घंटे में सिर्फ प्रेशर डाला जाता है। जो बॉलिंग टीम होती है वो बैटिंग टीम के ऊपर प्रेशर डालती है और वो प्रेशर की वजह से आपको विकेट मिलती है। मैं ये क्रिकेट देख के बड़ा हुआ हूं और मिलती थी विकेट यार। एन बिशप ने भी आज बड़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया है कैप्टनसी के ऊपर। अब मोहम्मद अब्बास को यहां पे ले आते हैं गेम में जाने से पहले, आज के दिन में मजीद बात करने से पहले मोहम्मद अब्बास कैसे ड्रॉप हो सकता है। आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में क्लियर कर देता हूं। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पिच रिपोर्ट करने आए सैमुअल बद्री, वेस्ट इंडीज के फॉर्मर स्पिनर। वो ये कहते हैं कि ये ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी जहां पे पहला टेस्ट मैच हुआ था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ पिच है। दिस पिच हैज समथिंग फॉर द स्पिनर्स। इस पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ है, स्पिनर्स को यहां पे मदद मिलेगी और मिली भी। हमने देखा अली उस्मान ने कितनी अच्छी बॉलिंग की है और साजिद खान से तो बॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, मतलब इतना इतना बॉल वहां पे स्पिन हो रहा था। यानी पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक पिच रीड की। पिछले मैच में मैंने सरफराज को यह कहते हुए सुना, जो कि आपके अनफॉर्चुनेटली हेड कोच हैं, कि हमने पहले मैच की पिच बहुत अच्छी रीड की। मैं मानता हूं इस मैच की भी आपने बहुत अच्छी पिच रीड की, आपने दो पूरे स्पिनर खिलाए, गुड जॉब। लेकिन हाउ यू कैन ड्रॉप मोहम्मद अब्बास? आप दो फास्ट बॉलर के साथ गए हैं, अली, और आपने डेब्यू कराया उबैद शाह को। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उबैद शाह का डेब्यू होना था नहीं होना था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि अली ने खेलना था या नहीं खेलना था। मोहम्मद अब्बास का ड्रॉप होना नहीं बनता था। टॉस पे हैरान मैं हो गया जब पाकिस्तान के कप्तान से पूछा गया कि अब्बास आपकी प्लेइंग 11 में नहीं है, इसकी क्या कोई वजह है? तो मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे कानों में कोई ऐसी आवाज आए कि अब्बास इंजर्ड है, अब्बास निगल कैरी कर रहा है। लेकिन हमारे कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि हमने सिर्फ कंडीशंस की वजह से अब्बास को ड्रॉप किया है, ये हमारा अपना फैसला है। तो ऐसा कौन सा साइंसदान बैठा हुआ है? आई एम श्योर कि कोच, कप्तान, इनको पता होगा कि अब्बास को ड्रॉप करने की वजह से हम पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा और होना भी चाहिए। यार कितनी क्रिकेट अब्बास खेलता है मुझे बताएं, या कितनी क्रिकेट पाकिस्तान टेस्ट में खेलती है? कोई अल्लाह अल्लाह करके 2-2.5 महीने के बाद आपको एक आधा कोई टेस्ट मैच मिलता है। आपका जो सबसे अच्छा बॉलर है, पिछले मैच में भी आप यही गलतियां करते रहे, आपने उसको उन मौकों पे बॉलिंग नहीं दी जहां पे आपको विकेटें चाहिए थी, आप आमिर जमाल को बॉलिंग कराते रहे। आप क्रूशल डे में दिन की शुरुआत कर रहे हैं खुरम और अली के साथ, अब अब्बास को साइड पे क्यों कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कोई एजेंडा है, आप अब्बास को साइड पे करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। लेकिन मेरा दिमाग नहीं मानता कि अब्बास कैसे साइड पे हो सकता है। आप अब्बास को ड्यूक्स के साथ जितना एक्शन टाइम देंगे, गेम टाइम देंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रिनिडाद वेस्ट इंडीज से सीधा लंदन जाना है, वहां जाके आपकी प्रैक्टिस है, फिर आपका पहला टेस्ट मैच है लीड्स में, वो ड्यूक्स की बॉल से है। कौन सी रेस्ट, कौन सी कंडीशंस, यानी थॉट प्रोसेस क्या है? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अब्बास का पेस कम है, इस विकेट पे बॉल रुक के आएगा। मतलब मैं किसी भी एंगल से अगर सोचूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने क्यों क्यों किया ऐसे कि अब्बास इस मैच में नहीं ड्रॉप बनता था यार। वो क्रिकइन्फो ने तो आर्टिकल लिख दिया इस पे कि अब्बास ड्रॉप हो गया, ये बनता नहीं था, ये जस्टिफाई नहीं है, ये आपकी गलती है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, वेस्ट इंडीज सेम टीम के साथ गई है, पाकिस्तान ने 4 चेंजेस किए हैं। अब्बास ड्रॉप है, जमाल ड्रॉप है, होना भी चाहिए था, खुरम शहजाद ड्रॉप है, और शान फोर्स ऑब्वियसली हैं बाहर बैठने के लिए क्योंकि उनकी उंगली में अच्छा खासा फ्रैक्चर है। इंग्लैंड में भी पता नहीं पहला टेस्ट मैच वो खेल पाते हैं कि नहीं, जो कि 19
अगस्त को है। पाकिस्तान ने उबैद शाह को डेब्यू कराया, साजिद खान अंदर आ गए, अवैध जफर डेब्यू कर रहे हैं और अब्दुल्ला शफीक बैटिंग करेंगे शान मसूद की जगह। हारे हुए हैं पाकिस्तान वाले, 4 पैनिक बटन फोर्स चेंजेस कह लो। मेरी समझ से बाहर है कि आपने पूरी टीम की सोल ही बदल दी है कंडीशंस को देखते हुए। वेस्ट इंडीज सेम टीम के साथ गई है, एक उनके पास पूरा स्पिनर है वेरिकन, लेकिन यहां पे रॉस्टन चेज भी अब आपको एक्शन में नजर आएगा जितना बॉल स्पिन हो रहा है। यानी जो पूरा रॉस्टन चेज कप्तान ऑलराउंडर है, लेकिन जो मेन उनका स्पिनर है जिसने आपको आगे लगाना है इस पिच पे, वो वेरिकन है। तो वेस्ट इंडीज जब सेम टीम के साथ जा सकती है, आप 4 चेंजेस कर रहे हैं। और आई विश ऑल द बेस्ट टू अवैध जफर जो कि आपके मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, बट मैं कामरान गुलाम को यहां पे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। उसका पहला चांस था, वो पाकिस्तान से 100 कर चुका है टेस्ट वनडे में, टेस्ट में वो नहीं ड्रॉप बनता था। लेकिन अवैध जफर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन ये अवैध जफर भी मुझे उसी लिस्ट में नजर आ रहे हैं जहां पे आप डेब्यू करते हो और फिर एकदम आप अगली सीरीज में होते नहीं हो। मतलब हुरैरा कहां पे चला गया, एक बहुत लंबी लिस्ट है। आप व्हाइट बॉल में चले जाएं, रेड बॉल में चले जाएं, बड़ा अफसोस होता है जिस तरह हम देख रहे हैं। जो शुरू में मैं तीसरी स्लिप की बात कर रहा था, यहां मैंने लिखा भी हुआ है, ड्यूक्स का बॉल है, बॉल हल्का सा हिल रहा है। एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने मैच के तीसरे ओवर में तीसरी स्लिप हटा ली थी। यानी आप इतना डिफेंसिव जा रहे हैं, आपकी जो फील्ड प्लेसमेंट है, आपने जो अब्बास को नहीं खिलाया, इसमें अकेले कप्तान का कोई कसूर नहीं है भाई। कोच को कौन पूछेगा? सरफराज साहब, आप थिंक टैंक हैं। बाय द वे, सरफराज आपकी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। असद शफीक अनफॉर्चुनेटली जो आपके बैटिंग कोच हैं, वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि ये अकेला बाबर आजम नहीं है, ये आपका पूरा थिंक टैंक है। आपके ख्याल से क्या आकिब जावेद, जिन्होंने अपने आप को नामजद नहीं किया हुआ चीफ सिलेक्टर, लेकिन सबको पता है कि चीफ सिलेक्टर असल में वही हैं, आपके ख्याल से क्या उनकी कोई से नहीं होगी? 100% उनकी इसमें से होगी कि अब्बास को ड्रॉप करो। ये सारे मिलके पाकिस्तान टीम को चला रहे हैं ना, तो अकेले कप्तान का कोई कसूर नहीं है। अकेला कप्तान पाकिस्तान जैसी टीम में ये डिसाइड कर ही नहीं सकता कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसको 10 बंदों को देखना पड़ता है। तो सरफराज अहमद, इस टेस्ट मैच का फैसला आने दे, तब आपसे बात की जाएगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में अच्छा करे। लेकिन जब मैं हमारी हिस्ट्री देखता हूं, मतलब इस टेस्ट मैच में भी हमने चौथी इनिंग्स में बैटिंग करनी है और हमने 239 फॉर 5। मतलब आपके ख्याल से क्या वेस्ट इंडीज यहां पे 300 नहीं करेगी? ये 300 के करीब जाएंगे। अभी तो नीचे किमार रोश ने भी आके बारी लगानी है, शमार जोधर ने भी अपने छिक्के लगाने हैं। अब आप देखें, जिस चीज के लिए पाकिस्तान मशहूर है, 120 पे 4 आउट थे और अब 239 पे 5 आउट हैं। इसके दरमियान में जहां जहां पे प्रेशर डलना चाहिए था, आपने प्रेशर नहीं डाला भाई। अगर आपने हाइलाइट्स देखी हैं, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपने स्कोर कार्ड देखा है, क्रिकेइन्फो, क्रिकबज़, कहीं से भी गूगल, आपको समझ नहीं आएगा। हम एक एक बॉल देखने वाले लोग हैं। हमारे कप्तान ने नए बैटर पे, जो आने वाला नया बैटर है, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कुछ नहीं किया। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो चीजें मैं यहां पे सोचता हूं, वो एन बिशप के मुंह से भी सुनने को मिलती हैं। मिसाल के तौर पे हमारा स्पिनर लगा हुआ है, मैं कह रहा हूं यार हमने एक स्लिप क्यों रखी हुई है, एक शॉर्ट लेग क्यों रखी हुई है, इसके साथ सिली पॉइंट भी रखो, इसके साथ सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑन, कुछ कुछ गलती करने के लिए मजबूर करो। जब ये गलतियां मैंने एन बिशप के मुंह से सुनी कि वो भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो फिर मुझे खुशी होती है कि चलो यार एटलीस्ट मैं बात ठीक कर रहा हूं। अगर एन बिशप जैसा लेजेंडरी क्रिकेटर कमेंट्री में वेरीफाई कर रहा है इन बातों को, तो ठीक है, फिर थोड़ी बहुत तो हमें भी क्रिकेट का देख के अंदाजा हो जाता है। जाहिर बात है, पूरा दिन जब आप क्रिकेट देखेंगे आपको पता लगता है। आप इंग्लैंड जाएंगे, वहां जाके आप इंग्लैंड की जो रूट की कप्तानी देखना, जो अभी कप्तान बने हैं, उसकी फील्ड प्लेसमेंट्स आप देखना कि किस तरह वो आपके ऊपर प्रेशर लाएगा। आप नए आने वाले बल्लेबाजों को इजी सिंगल्स दे रहे हैं, मतलब वहां पे जो नया बैटर आ रहा है उसके लिए लॉन्ग ऑन पीछे है। नया आने, मैं पहले मैच में भी ये पॉइंट हाईलाइट कर रहा था कि नया आने वाला बैटर है, उसको लॉन्ग ऑन क्यों दिया हुआ यार? उसके ऊपर आप चढ़ के खड़े हो जाओ।
मतलब आप दिन के आखिर में, दिन के शुरू में आपने फील्डिंग खोली भी है, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज सब की फारग है। उबैद शाह चलो डेब्यू है, क्या उसको रगड़ना, लेकिन माठा फील्डर है। कोई 3 चौके उसने करवाए हैं, 2 दफा उसने माठा एफर्ट किया है। इमाम खड़ा होकर इंतजार करता है कि बॉल मेरे पास आ जाए। और यार बॉल पकड़ के एक थ्रो कर ना भाई, एक जोर से थ्रो कर यार, बॉल पकड़ के। बाजू गर्म रहना चाहिए। क्या मतलब है इस चीज का? जो मैं हमेशा कहता हूं कि बाजू गर्म रहना चाहिए, इसका क्या मतलब है बाजू गर्म रहने का? इसका मतलब यह है कि आप जब थ्रो करें ना, तो बैटर को एक पैगाम जाए कि उस्ताद मैं दोबारा डबल लेने का नहीं सोचूंगा, उसने बड़ी तगड़ी थ्रो की है। आपकी थ्रो एक मैसेज होता है। यहां पे आप लाहौर, कराची, मुल्तान, पिशावर, सियालकोट किसी क्लब में चले जाएं, वहां लड़कों का डिसिप्लिन इससे बेहतर होता है, लड़कों का एटीट्यूड इससे बेहतर होता है। क्रिकेट में स्किल दूसरी चीज है, पहली चीज एटीट्यूड है। राइट एटीट्यूड होगा तो स्किल डेवलप होगा। आप पहले अपना एटीट्यूड तो ठीक करो यार। आप खड़े होके बॉल का इंतजार कर रहे हो जब भी आपके पास बॉल आ रही है। अली की समझ आती है, वो ओवर करके गया है। जब भी आप ओवर करके जाते हो डीप फाइन लेग थर्ड मैन, आप खड़े हुए हो, आपको मौत पड़ती है, बॉल मेरे पास आ गया, आप आराम से बॉल पकड़ते हो। अली का समझ आता है। बट इमाम, आप बॉडी लैंग्वेज, आप बाबर को देख लें, लेग स्लिप पे कैच ड्रॉप कर दिया। मतलब क्या बाबर आजम की फिटनेस का बुरा हाल है, और वो चीज आपको डिस्प्ले पे नजर आती है। ये वो लोग हैं बाबर, इमाम, जिन्होंने लड़कों को इंस्पायर करना है कि यार हम जैसा बनो। लेकिन क्या ये ऐसे हैं कि इन जैसा बना जाए? अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब है नहीं। आपने बारियां लगवाई हैं, आपने प्रेशर नहीं डाला। अच्छा, दरमियान में ना बीच बीच में कहीं पे थोड़ी सी अटैकिंग कप्तानी बाबर आजम करने की कोशिश करता रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे दूसरी स्लिप पे आके खुद खड़ा हो गया, मिसाल के तौर पे लेग स्लिप आ गई। लेकिन वो जो लॉन्ग ऑन पीछे है नए बैटर का, ओदे वाल किधर ध्यान जाएगा यार? वो शायद कोशिश करता है अपनी तरफ से, लेकिन शायद यही उसका बेस्ट है। वहां पे कोच पैगाम भेज दे, अकेला बाबर आजम नहीं कसूरवार, कोच पैगाम भेज दे। मतलब टेस्ट मैच में हर 3-4 ओवर के बाद आपको एक आधी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपने हेलमेट भेजना है, पानी भेजना है, कोई फिजियो आ गया, पैगाम भेजो कि यार अपना जरा फील्ड प्लेसमेंट तो ठीक करो। तो आपके पूरे सिस्टम का ये फेलियर है। बड़ी जबरदस्त बारी लगा रहा है जस्टिन ग्रीव्स, बिल्कुल इनको देख के हार्दिक पांड्या की मुझे याद आती है, जो इनका स्टांस है। किसी किस्म का उसने प्रेशर नहीं लिया। ऊपर शे होप को बड़ी अच्छी जगह फंसा रहा था मोहम्मद अली। जब आप ऑफ स्टंप के ऊपर बैटर को खिला रहे हैं और एकदम आपने चौथी पांचवी स्टंप के पास बॉल कर दी है, तो बैटर ने जाना ही जाना है खेलने। तो इनसाइड एज या क्वाड बिहाइंड वहां पे लगना ही लगना है। ऊपर ब्रेंडन किंग ने वनडे वाली बारी लगाई है, 50 बॉलों पे 46, और ये एलबीडब्ल्यू हुए। अच्छा, 2 दफा हमने ऐसा नोट किया है। पहली दफा जब हौज का कैच रिजवान ने पकड़ा, भाई रिव्यू के लिए रिजवान साहब को पता ही नहीं होता कि रिव्यू मैंने टीम को बताना है कि नहीं। मतलब 2 दफा ऐसा हुआ है। स्पेशली जो दूसरी विकेट थी, इवन बाबर आजम भी रिजवान को कह रहे थे कि भाई तेरा ध्यान कहां पे है? भाई विकेट कीपर टीम की जान होता है, रिजवान साहब थोड़ा ध्यान किथे है? आपने टीम को बताना है कि रिव्यू लेना है कि नहीं। अगर विकेट कीपर ने हामी नहीं ना भरी, तो टीम की रिव्यू लेने की जो सोच है वो बदल जाती है। टीम कहती है यार विकेट कीपर को आवाज नहीं आई तो, और वहां ग्लव लगा होता है। रिजवान साहब जागो, उठो। ये पहली दफा नहीं है, आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते रिव्यू में। भाई अपना दिमाग हाजिर करो, किसी को सख्ती करने की जरूरत है मोहम्मद रिजवान के ऊपर। 239 फॉर 5 बहुत ज्यादा स्कोर है पाकिस्तान जैसी टीम के लिए। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 10 ओवर में 49, 2 विकेटें। लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि अब्बास नहीं खेला, तो मुझे दुख होता है। अब आप देखें उबैद शाह, जिन्होंने अच्छी खासी मार खाई है, 9 ओवर्स में 56 रन, और पीछे फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके आए हैं। अगर कोई ऐसा कहे ना कि उबैद शाह को टाइम से पहले खिला दिया, नहीं, उबैद शाह लाइन में लगे हुए थे, और उनको बस एक आधी सीरीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ही करना था। और अगर उबैद को आज कुट पड़ी है, मतलब 6.2 की उनकी इकोनॉमी है, 9 ओवर्स में 56 अगेन, मैं इस वजह से नहीं कह रहा। अगर उबैद शाह ने ड्रीम स्पेल भी कराया होता, फिर भी मैं अपनी बात पे कायम हूं कि अब्बास यहां पे ड्रॉप नहीं बनता था। अली उस्मान, जिन्होंने पिछले मैच में कोई खास बॉलिंग नहीं की, पिच भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, आज जिस तरह उन्होंने शुरुआत की, स्पेशली लंच से पहले जो वो पहला ओवर करने आए, मेरा ख्याल है 10वें ओवर में दोबारा से बारिश पड़ गई थी, उसके बाद हम
अर्ली लंच की तरफ गए और फिर उसने आखिरी बॉल की अली उस्मान ने अपनी, और फिर हमने प्रॉपर दिन की शुरुआत की। बारिश ने ऑब्वियसली थोड़ा सा खेल को आज एक्सटेंड किया, कोई तकरीबन 40 मिनट एक्स्ट्रा खेल चला। अली उस्मान की जो बॉल पड़ रही थी पहले ओवर में, जिस तरह उन्होंने शुरुआत की पहली दूसरी बॉल में, पता लग गया था कि भाई इस पिच ने ना आगे जाके बहुत तंग करना है बल्लेबाजों को। साजिद भी जब बाद में आया है, साजिद का तो थप्पा कंट्रोल ही नहीं हो रहा कि कहां बॉल पिच करना है, कहां बॉल स्पिन हो रहा है। तो ये शुरू में नहीं, लेकिन तकरीबन कोई 30-35 ओवर्स के बाद, 40 ओवर्स के बाद मैंने नोट किया कि बॉल थोड़ा सा लो भी रहना शुरू हो गया। अब क्योंकि पाकिस्तान ने 2 स्पिनर्स खिलाए हैं, तो मुझे लगता है कि आगे जाके इस पिच ने कुछ ऐसा बिहेव करना है जिस तरह पाकिस्तान में हम स्पिन ट्रैक्स को देखते हैं। सो बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का टेस्ट मैच ही आगे जाके होने वाला है। पाकिस्तान ने रन बहुत करवा दिए हैं, और ये रन करने किसने हैं भाई? मतलब 239 4 5। कल आके आप इनको जितना मर्जी जल्दी आउट कर लें, बहुत ही अगर पाकिस्तान लकी हुई तो वेस्ट इंडीज ने 270-80 तो करना ही करना है। अगर किसी तरीके वो 320 340 या 350 कर गए तो भाई आप फिर अपनी खैर मनाएं, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये टेस्ट मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। 2-0 वेस्ट इंडीज से हारना, मेरा ख्याल है कि हम हर महीने एक नए लो लेवल पे जाते हैं। ये हमारा एक नया लो लेवल होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हारना तो बड़ी दूर की बात है, यहां तो सीरीज हारने पे आ गई है। मुझे था कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज में सीरीज नहीं हारेगा, इंग्लैंड में चलो क्लोज मैच होंगे, लेकिन पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा है। वेस्ट इंडीज के लिए मैं रेडी नहीं हूं भाई। तो कल आके पाकिस्तान को अपनी गलतियां नहीं दोहरानी। एक छोटी सी टिप है बाबर आजम के लिए, जब दिन की शुरुआत करो या जब दिन का इख्तिताम करो, फील्डिंग क्लोज इन रखो। क्या हो जाएगा? एक छिक्का पड़ जाएगा, कोई बात नहीं, चांस क्रिएट होगा ना। दिन की शुरुआत करो, फील्डिंग आगे रखो यार। शॉर्ट लेग लिया हुआ है ना, सिली पॉइंट भी लो, सिली मिड ऑफ भी लो, बैटर का व्यू ब्लॉक होगा कि मैं ड्राइव नहीं मार सकता, प्रेशर डालो, कोई एक आदमी कोई स्लेजिंग करो। एक एटीट्यूड होना चाहिए यार, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई कॉलर ऊपर करो, सारे बॉयज एक दूसरे को उठाओ यार। यू आर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, सो थोड़ा दिखाओ कि यहां पे हमें बैठ के मजा है यार कि हमारी टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इस एटीट्यूड के साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने? कभी भी नहीं। अगर फील्ड पे बॉल बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रही, स्पिन नहीं हो रहा, सीम नहीं हो रहा, वहां पे उनकी स्लेजिंग शुरू हो जाती है। यहां तो बॉल भी बड़ा कुछ कर रही है, फिर भी आपके मुंह से लफ्ज ही नहीं निकल रहे। आप बॉल का इंतजार कर रहे हैं कि बॉल आपके पास आए, आप आराम से पकड़ के ऐसे थ्रो करें। वो जैसे वसीम भाई कहते हैं जुलूस चेट मारना, आराम से आप थ्रो करते हैं, और रख के थ्रो करो यार, कोई मैसेज जाए वहां पे कि दूसरा रन हम नहीं ले सकते। पहला दिन मैं कन्विंस हूं इस बात पे, वेस्ट इंडीज के नाम 239 4 5 कल आते साथ ही पाकिस्तान को इनकी इनिंग्स रैप करनी है। अच्छा, हो सकता है कि ये टेस्ट मैच कल कोई आधा घंटा पहले शुरू हो, यानी 6:30 बजे शाम को पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, या 6:45 बजे, लेकिन मैं शाम को ठीक 7 बजे लाइव आऊंगा। सो इंशाल्लाह ताला कल शाम को 7 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।